हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिर्ज़ापुर एकेडमी पे। तो एंशियंट हिस्ट्री की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पिछले क्लास को पहले रिवाइज़ करेंगे कि हमने सिंधु सभ्यता के बारे में क्या चीज़ें पढ़ी थी, और फिर आज हम लोग वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलिएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता का शहर रोपड़ किस राज्य में स्थित है। तो मैंने आपको बताया था कि सिंधु सभ्यता का शहर रोपड़ जो है वो पंजाब राज्य में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन बोल रहा है, राजस्थान स्थित सिंधु सभ्यता के किस शहर से काले रंग की चूड़ियाँ मिली हैं। तो ये मैंने आपको बताया था कि जो राजस्थान का शहर जहाँ से जो कालीबंगा मिला है वहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ मिली हैं। तो कालीबंगा से काले रंग की चूड़ियाँ मिली हैं, ब्लैक बेंगल्स मिले हैं, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं कि कालीबंगा इसका नाम रखा गया, क्योंकि कालीबंगा का मतलब ही होता है कि ब्लैक रंग की चूड़ियाँ, मतलब काले रंग की चूड़ियाँ। फिर अगर बात की जाए कि राजस्थान से और क्या महत्वपूर्ण चीज़ें मिली हैं, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ से अलंकृत ईंटें मिली हैं, कालीबंगा से अलंकृत ईंटें मिली हैं। तो ये आप याद कर सकते हैं कि यहाँ से अलंकृत ईंटें मिले हुए हैं। फिर आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी शहर आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो सिंधु सभ्यता के शहर के बारे में मैंने बताया था कि नॉर्थ में कौन सा शहर स्थित है, साउथ में कौन सा शहर स्थित है, वेस्ट में कौन सा है, ईस्ट में कौन सा है। तो जो सबसे ईस्टर्न इलाका था वो था आलमगीरपुर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये यूपी में स्थित है, यूपी के मेरठ शहर में। तो वहाँ पे कौन सी नदी गुजरती है, तो वहाँ से हिंडन नदी गुजरती है। तो यही प्रश्न है, तो इसका उत्तर ये हुआ कि यहाँ से ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। फिर आप चाहें तो बता सकते हैं कि वेस्ट में कौन सा इलाका है और ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है। आप ये बताइएगा कि ये भारत में है कि पाकिस्तान में है, ये आपके लिए प्रश्न है। नॉर्थ में मांडा है और साउथ में दायमाबाद है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ओके, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। तो चौथा प्रश्न बोल रहा है, स्वतंत्र भारत में सिंधु सभ्यता के सबसे अधिक शहर किस राज्य में स्थित हैं। तो पिछले के वीडियो में मैंने जब पढ़ाया था तो आपको गुजरात के समय ये बताया, जब गुजरात के बारे में पढ़ाई थी कि यहाँ से कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए, तो मैंने आपको बताया था कि गुजरात में ही यहाँ पे कई शहर मिले। जब भारत की आज़ादी के बाद जब यहाँ पे खनन शुरू हुआ तो कई ऐसे स्थल मिले। तो ये ऐसा पहला शहर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा शहर मिले हुए हैं। तो गुजरात हो जाएगा इसका उत्तर। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा शहर मिले हैं। तो आप बता देंगे कि गुजरात में सबसे ज़्यादा शहर मिले हैं। फिर धान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो गुजरात का शहर जो लोथल था वहाँ से धान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और एक और बात थी कि यहाँ से हॉर्स के रिमेन भी प्राप्त हुए हैं। तो ये भी आप बता देंगे कि लोथल से एक तो पैडी के साक्ष्य मिले हैं और दूसरे हॉर्स रिमेन्स के भी साक्ष्य मिले हैं, एविडेंस मिले हैं। फिर छठवां प्रश्न बोल रहा है, सिंधु सभ्यता की शहरी विशेषता क्या थी। तो सिंधु सभ्यता की शहरी विशेषता ये थी कि यहाँ के शहर जो थे वो ग्रिड पद्धति पे बने थे। ग्रिड पद्धति मतलब मैंने आपको बताया था कि ऐसे नेट लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, और यहाँ से गया है एक रोड गई है और यहाँ चारों तरफ ऐसे ऐसे घर बने होते थे किनारे पे। तो ये इसकी शहरी विशेषता थी। और शहरी विशेषता में ये भी बात थी कि यहाँ के जो मकान थे, मकान के दरवाजे कभी सड़क के साइड नहीं खुलते थे, ये हमेशा पीछे की ओर खुलते थे, खिड़कियों के भी दरवाजे ऐसे होता था। तो ये भी एक इसकी विशेषता थी। और यहाँ पे स्ट्रीमलाइन ड्रेनेज सिस्टम था, सुव्यवस्थित जल निकासी की व्यवस्था थी, और साथ साथ यहाँ पे ग्रेनरी भी पाया गया, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। तो इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि वहाँ पे जो प्रोडक्शन था वो सरप्लस में होता था, एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस था वो बहुत ही सरप्लस में था, इसीलिए यहाँ पे ग्रेनरी बनाई गई होगी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। और एक और इसकी विशेषता कि यहाँ से स्विमिंग पूल मिला है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि शहरों में स्विमिंग पूल बनाए जाते हैं, जो बड़े बड़े घर बनते हैं या होटल वगैरह, तो वहाँ पे देखेंगे कि स्विमिंग पूल बनाए जाते हैं। तो यहाँ से भी बृहत स्नानागार प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। और
7वां क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो ये भी मैंने आपको बताया था कि सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण जो था वो था कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हुआ। और भी कई कारण थे, लेकिन जो अभी सबसे ज़्यादा मान्य है वो यही माना जाता है कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हुआ। फिर 8वां क्वेश्चन है कि अन्नागार किस शहर में स्थित है? तो जो बृहत अन्नागार यहाँ से प्राप्त हुआ वो मोहनजोदड़ो में स्थित है, और ये सबसे बड़ी बिल्डिंग भी है, ये भी याद रखिएगा आप। तो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि वैदिक काल में क्या क्या चीज़ें थीं और क्या हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो वैदिक काल को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये ऋग्वैदिक काल में बांटा गया है और इसे लेटर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में जब हम इसको 1500 बीसी से 1000 बीसी तक पढ़ते हैं तो इसे हम लोग ऋग्वैदिक काल बोलते हैं, और 1000 से 600 बीसी तक जब इसको पढ़ते हैं तो इसे हम लोग लेटर वैदिक काल बोलते हैं। ऋग्वैदिक काल में बेसिकली ऋग्वेद के बारे में बताया गया है, और भी कई चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण ऋग्वेद ही होगा। और ऋग्वेद के बारे में तो मैंने आपको जब हिस्टोरिकल एविडेंस के बारे में बता रही थी कि कौन कौन से पुस्तक ऐसे पाए गए जो कि हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, तो मैंने आपको ऋग्वेद के बारे में बताया था। तो यहाँ आपको कुछ देखना होगा, कुछ सर्टेन चीज़ें देखनी है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है यहाँ पे। तो अगर वैदिक काल की बात की जाए तो इसको 1500 बीसी से 600 बीसी के काल को हम लोग वैदिक एज बोलते हैं। उसमें भी हम लोग उसको 2 पार्ट में डिवाइड किए यहाँ पे। तो एक हो गया ऋग्वैदिक और दूसरा हो गया लेटर वैदिक। तो लेटर वैदिक में 1000 से 600 बीसी और ऋग्वैदिक में 1500 से 1000 बीसी। तो चलिए देखते हैं। पहला बात ये होती है वैदिक काल की कि ये एक ऐतिहासिक काल है। तो जब मैं हिस्ट्री को डिवाइड कर रही थी तो मैंने आपको बताया था कि कैसे हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं। तो उसमें हिस्टोरिकल एज जो था वहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसे हम लोग यहाँ से ऐसे लिखित साक्ष्य मिले जिन्हें हम पढ़ सके। तो ऋग्वेद को तो हम लोग पढ़ सकते हैं ना, यहाँ से जो वैदिक ग्रंथ मिले हैं उन्हें हम पढ़ सकते हैं, तो इसीलिए ये हिस्टोरिकल एज में आता है। फिर यहाँ के जो रेजिडेंट्स थे वो सेंट्रल एशिया, ऐसा माना जाता है कि सेंट्रल एशिया से आके यहाँ पे भारत में बसे। फिर यहाँ पे रिटन एविडेंस है और रीडेबल, ये तो वही बात हो गई कि अगर हिस्टोरिकल है तो ये रिटन था और इसे हम पढ़ भी पाए, तो ये सेम बात हुई। फिर चौथा है, देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे 4 वेद मिले हैं, इसीलिए इसे हम लोग वैदिक काल बोलते हैं। तो 4 वेदों का नाम आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और सबसे ओल्डेस्ट वेद जो है वो ऋग्वेद है, ये मैं आपको बता दूं, पिछले एक वीडियो में बताया है। आप रिवीजन करके इसका आंसर उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। फिर अगला क्वेश्चन है कि ये एक रूरल सिविलाइजेशन था, मतलब ये ग्रामीण सभ्यता थी। अभी जब मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपको बताया था तो वहाँ पे उसकी सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि वो एक शहरी सभ्यता थी, लेकिन जो वैदिक एज स्टार्ट हुआ तो ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। चलिए आगे चलते हैं तो देखते हैं कि यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसी थी वैदिक काल की। तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की बात की जाए वैदिक एज की तो यहाँ पे सबसे ऊपर जो था वो राज्य था। यहाँ पे अगर नीचे से बात की जाए तो सबसे नीचे कुलपति था, फिर उसके बाद उसके ऊपर ग्रामीणी, फिर उसके बाद विश्व, फिर जनपति, फिर उसके बाद यहाँ पे राजा होता था। तो अभी जैसे हम लोग देश को जब डिवाइड करते हैं तो ये एक कंट्री हो गई, कंट्री के अंदर प्रोविंस होते हैं, मतलब अभी स्टेट्स हैं, और स्टेट्स को भी डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड करते हैं ब्लॉक में, फिर ब्लॉक को ग्राम में, फिर अगर ग्राम से भी छोटी यूनिट देखी जाए हमारे देश में क्या है तो एक फैमिली। तो उस टाइम पे भी ऐसा होता था कि ढेर सारी फैमिलीज़ होती थी, तो एक अगर इंडिविजुअल फैमिली है तो उसे हम लोग कुल बोलते थे। तो जो ये गलत हो गया है, यहाँ पे कुल होगा, तो ये कुल हो गया। तो कुल का जो मुखिया होता था उसे हम लोग कुलपति बोलते थे, जो हेड ऑफ दैट फैमिली होगा तो उसे कुलपति बोला जाता था। फिर अगर ग्राम की बात की जाए तो ढेर सारे कुल मिलके, अभी करंट टाइम में अगर गांव की बात की जाए तो क्या होता है कि वहाँ पे ढेर सारे ऐसे फैमिली हैं और वो सब मिलके एक ग्राम बनाते हैं, एक गाँव बनाते हैं। तो गाँव का जो मुखिया होता था उसे ग्रामीणी बोलते थे। फिर ऐसे ही ढेर सारे गाँव मिलके एक विश्व बनाते थे, तो उसके मुखिया को बोलते थे विश्वपति। फिर जन होता था, ढेर सारे विश्व मिलके एक जन बनाते थे, और उसका जो मुखिया होता था उसे जनपति या राजन भी बोलते थे। फिर ढेर सारे जन मिलके स्टेट बोलते थे, मतलब उसे राज्य बोलते थे। तो यहाँ पे उसका मुखिया राजा होता था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनता है कि जो वैदिक काल था उसका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का मुखिया जो था उसे क्या बोलते थे? तो आप ये बता देंगे कि ये राजा को बोलते थे। तो अगर पूछता है कि लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कौन सी थी, तो आप बता देंगे कि जो राजा था
वो सबसे लार्जेस्ट मतलब स्टेट था, स्टेट का जो मुखिया था राजा, उसको लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट तो स्टेट था, फिर उसका जो मुखिया होता था, उसका हेड जो होता था, उसे राजा को बोलते थे। फिर सबसे लोवेस्ट को कौन सा, सबसे नीचे का कौन सा था, तो वो था कुल। तो कुल के मुखिया को क्या बोलते थे, कुलपति। यहाँ से दो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। और यहाँ पे जो लोग थे वो अपने आप को आर्यन बोलते थे। जो यहाँ पे आए, जो लोग रूल किए बेसिकली, तो वो लोग अपने आप को आर्यन बोलते थे। तो आर्यन का मतलब क्या होता था कि आर्यन का मतलब ये लोग बोलते थे कि आर्यन का मतलब है श्रेष्ठ और कुलीन। इनके हिसाब से ये सब चीज़ें थी। तो ये सब प्रश्न पूछता है एग्जाम में कि आर्यन का अर्थ क्या है, तो आप बता देंगे कि आर्यन का अर्थ है श्रेष्ठ और कुलीन। फिर मेजर ऑफिस ड्यूरिंग वैदिक एज की बात की जाए कि वैदिक एज के दौरान कौन कौन से ऐसे प्रमुख अधिकारी होते थे, तो देखते हैं। उस समय जो रिलीजियस ऑफिसर था उसको पुरोहित बोलते थे। ओके, तो यहाँ पे हो गया पुरोहित जो है वो इस समय का धार्मिक अधिकारी होता था। इस समय गुप्तचर व्यवस्था भी थी, तो गुप्तचर को क्या बोला जाता था, गुप्तचर को स्पष्ट बोला जाता था। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिसर की बात की जाए तो प्रीस्ट मतलब पुजारी और जो सोल्जर होते थे उनको बोलते थे कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट अधिकारी होते थे। तो रिलीजियस ऑफिसर को क्या बोलते थे, रिलीजियस ऑफिसर को पुरोहित बोलते थे। फिर यहाँ पे गुप्तचर भी होते थे, तो गुप्तचर को स्पष्ट बोला जाता था। ये लूसेंट से मैंने लिया है और ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि जो वैदिक काल में गुप्तचर होते थे उन्हें क्या बोला जाता था, तो उन्हें स्पष्ट बोला जाता था। फिर अगला है यहाँ पे कि सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन कौन से थे, तो सबसे महत्वपूर्ण तो पुजारी था, मतलब पृष्ठ था, उसके बाद सोल्जर था। फिर चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे सोसाइटी कैसी थी वैदिक काल में, तो सोसाइटी की बात की जाए तो सोसाइटी यहाँ पे 4 वर्ण में डिवाइडेड था। ये मैंने आपको बताया था कि इस समय वर्णा सिस्टम चलते थे। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्राह्मण हो गए, फिर क्षत्रिय हो गए, फिर वैश्य हो गए, फिर शूद्र हो गए। तो ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड था सोसाइटी। और समाज जो था इस समय ये इनके कर्म पे बेस्ड था, ये कैसा ऑक्यूपेशन करते हैं उसके हिसाब से सोसाइटी बेस्ड थी। व्यवसाय के आधार पे ये कैसा कार्य करते हैं उस हिसाब से सोसाइटी थी, ना कि बर्थ बेस्ड नहीं थी। ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर ये काइंड ऑफ रिवीजन हो जाएगा आपको। फिर चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे लेटर वैदिक काल में वही बात हो गई कि लेटर वैदिक काल में आते आते ये बर्थ बेस हो जाती है वर्ण सिस्टम। फिर जन्म के आधार पर वर्ण सिस्टम हो जाता है, और यहाँ पे 4 वर्ण की बात की गई है कि 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। फिर कुछ अदर फैक्ट की बात की जाए सोसाइटी के बारे में, तो ये एक पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। अभी जब मैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा रही थी तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वहाँ की सभ्यता जो थी वो मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, मतलब मेजर डिसीजन जो थे वो फीमेल के द्वारा लिए जाते थे, मदर के द्वारा लिए जाते थे। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए कि वैदिक काल में, तो यहाँ पे पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, मतलब पुरुष सत्तात्मक समाज था, तो पुरुष सत्ता चलाते थे बेसिकली, ये मतलब है इसका। और बट यहाँ पे जो कंडीशन था वुमेन का वो अच्छा था, वो ऐसा नहीं था कि वुमेन की कंडीशन ख़राब है। अगर ऋग्वेद काल की बात की जाए तो उसमें तो कंडीशन काफ़ी अच्छी थी, लेकिन लेटर वैदिक काल में धीरे धीरे कंडीशन ख़राब होती है। तो बेसिकली यहाँ पे उसी की बात की जा रही है कि यहाँ पे ऋग्वैदिक काल में कंडीशन तो अच्छी थी, लेकिन सोसाइटी जो था वो पैट्रियार्कल था। और एज दे हैव राइट टू एजुकेशन, या क्यों कैसे पता चलता है ये बात कि उस समय वुमेन की कंडीशन अच्छी थी। तो अगर कहीं भी वुमेन की कंडीशन देखनी है कि वहाँ पे महिलाओं की स्थिति कैसी है उस समाज में, तो वहाँ पे कितनी महिलाएं कैसी शिक्षित हैं इस बात से पता लगा जाता है। तो उस समय की महिलाओं को राइट टू एजुकेशन था। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ऋग्वेद में लोपामुद्रा, गोसा और सिक्ता, इन सब विदुषियों का विवरण मिलता है कि ये सब चीज़ें ये सब थीं और बहुत ही विद्वान विदुषी थी ये सब। फिर यहाँ पे चाइल्ड मैरिज नहीं था, मतलब बाल विवाह नहीं होता था यहाँ पे, और पर्दा प्रथा भी नहीं था कोई। फिर अगर कोई वुमेन चाहे तो वो लाइफ टाइम अनमैरिड रह सकती थी, तो उसे हम क्या बोलते थे, उसे ये अमाजू बोलते थे। तो ये प्रश्न बनता है कि अगर कोई वुमेन लाइफ टाइम उस समय वैदिक काल में अगर वो अविवाहित रहना चाहे तो वैसी महिलाओं को क्या बोलते थे, जो अविवाहित रहती थी आजीवन भर, तो उन्हें अमाजू बोलते थे। फिर युद्ध की बात की जाए तो ये लोग युद्ध के लिए जो शब्द यूज़ करते थे वो था गविष्टि। बेसिकली गविष्टि का मतलब होता है कि सर्च ऑफ काऊ, मतलब गाय की खोज। तो ये लोग जो थे ये हमेशा युद्ध गाय के लिए करते थे, क्योंकि ये लोग पशुपालन ही ज़्यादा करते थे। और आर्यन की बात की जाए तो ये माना जाता था कि आर्यन घोड़े पर चढ़ के आए ये सब।
तो ये लोग बेसिकली हमेशा गाय के लिए, और गाय को बहुत ही ऋग्वेद में बहुत ही ज़्यादा सम्मान दिया गया। आप देखेंगे कि गाय की पूजा की जाती थी, और गाय को जो बोलते हैं ना अभी माता के तौर पर मानते हैं, तो ये ऋग्वैदिक काल से ही ये चीज़ें स्टार्ट हुई हैं कि गाय को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया जाता था। तो गाय के लिए ये लोग युद्ध करते थे, तो गाय युद्ध के लिए ये लोग वर्ड यूज़ करते थे गविष्ठी। फिर यहाँ पे बताया गया कि गविष्ठी का मतलब होता है कि गाय की खोज। फिर एक और युद्ध की बात की गई है कि इसमें ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण युद्ध होगा, तो यहाँ पे एक दसराग युद्ध की बात की गई है, जहाँ पे 10 किंग थे और उनके साथ युद्ध हुआ था। एक जो थे राजा, उनका नाम था भरत। तो भरत के साथ युद्ध हुआ और 10 राजाओं को हराया था भरत ने। और ये किस नदी के किनारे हुआ था, तो ये रावी नदी के किनारे, अभी जो रावी नदी है जिसे हम लोग परुष्णी उस टाइम बोलते थे, तो परुष्णी नदी के किनारे दसराग युद्ध हुआ, जहाँ पे भरत जीता था, जो कि भरत कबीले का सुदास था, सॉरी इसका क्लैन है भरत। तो सुदास राजा का नाम था, तो सुदास ने जीता था, इसमें विक्ट्री हुई थी सुदास की, जो कि भरत कबीले से रिलेटेड थे। तो और यहाँ पे नदी कौन सी, तो परिश्नी। ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सब आप याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। फिर आगे देखते हैं कि ये लोग मेजर ऑक्यूपेशन इन लोग की एनिमल हस्बेंड्री था, और ये लोग काऊ को सबसे ज़्यादा पवित्र एनिमल मानते थे, और हॉर्स को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एनिमल। तो ये प्रश्न बनते हैं कि ये लोग सबसे पवित्र एनिमल किसको मानते थे, तो गाय को ये लोग सबसे पवित्र एनिमल मानते थे, और हॉर्स को सबसे इम्पॉर्टेंट एनिमल मानते थे। चलिए आगे देखते हैं, तो यहाँ पे रिलीजन कैसा था ऋग्वैदिक काल में। तो ऋग्वैदिक काल जो था वो बहुत ही रिलीजियस सोसाइटी थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गाय के लिए अगर युद्ध हो रहा था, तो ये लोग गाय का ही पूजा करते थे, और ये लोग नेचर लवर थे, इंद्र की पूजा करते थे। फिर बाद में चल के प्रजापति की पूजा होने लगती। तो इससे पता चलता है कि ये लोग बहुत ही रिलीजियस सोसाइटी थी उस समय की। तो ये लोग रिलीजन में बहुत ही ज़्यादा मानते थे। यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला पॉइंट यही है कि ये रिलीजियस सोसाइटी थी, और ये लोग नेचर वर्शिपर थे। ये नदी की पूजा करते थे, और सबसे पवित्र नदी इन्होंने सरस्वती को माना है। सन की पूजा करते थे। कैसे पता चलता है, क्योंकि जो तीसरा मंडल है ऋग्वेद का, यहाँ पे गायत्री मंत्र की बात की गई है कि यहीं से गायत्री मंत्र लिया गया है। और गायत्री अगर बात की जाए कि गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, तो सावित्री को समर्पित है। सावित्री कोई और नहीं बल्कि सन है, और ये प्रकृति के उपासक थे। यही बात कही है कि ये सरस्वती नदी का पूजा करते थे, और सूर्य देवता की पूजा करते थे। ये सब बातें हो गई। और वर्शिपर ऑफ काऊ, काऊ की ये पूजा करते थे, और काऊ को ये लोग एक वर्ड काऊ के लिए यूज़ करते थे। तो काऊ के लिए जो वर्ड यूज़ करते थे वो था अधन्या। तो अधन्या क्यों बोलते थे ये लोग, क्योंकि अधन्या मतलब होता है नॉन पेरिशेबल एनिमल, ऐसा एनिमल जिसे जो मारने योग्य नहीं है, जिसे मारा नहीं जा सकता, जिसे नहीं मारना चाहिए, ऐसा इनका मानना था। तो ये गलत हो गया है, मतलब ऐसा एनिमल जिसे मारा ना जा सके, जिसे मारना नहीं चाहिए, इनका ये मानना था। अधन्या बोलते थे ये लोग गाय को। तो गाय को ये लोग मारते नहीं थे, काफ़ी पवित्र मानते थे। ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ कि गाय का बहुत ही इंपॉर्टेंट था इनके समय में, अभी भी है। अगर बात की जाए तो देखते हैं कि कैसे गाय को बचाने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव लिए जाते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड उस समय जो था ऋग्वैदिक काल में, वो मैंने आपको बताया था कि इंद्र जो थे वो सबसे इम्पॉर्टेंट देवता थे उस समय। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इंद्र सबसे इम्पॉर्टेंट देवता थे, और ये वर्षा के देवता थे ऋग्वैदिक युग में। फिर अग्नि जो थे वो मेडिएटर थे गॉड और मैन के बीच में। तो अग्नि भगवान और पुरुषों के बीच में मध्यस्थ का कार्य करते थे। और वरुण जो थे वो गॉड ऑफ सी एंड सीजन चेंज थे। तो वरुण क्या थे, वरुण जो थे किस चीज़ के देवता थे, वरुण थे समुद्र और ऋतु परिवर्तन के देवता। तो ये प्रश्न पूछता है, वरुण से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि वरुण किस चीज़ के देवता थे, वरुण समुद्र और ऋतु परिवर्तन के देवता थे। फिर विष्णु जो थे वो गार्जियन ऑफ वर्ल्ड थे, मतलब संसार के रक्षक थे विष्णु। फिर सोम की बात की जाए तो ये सोम जो था, मैंने आपको बताया था कि ये एक प्रकार की वनस्पति होती है, सोम रस जिससे निकाला जाता था। तो ये गॉड ऑफ वेजिटेशन थे। फिर आगे बात की जाए, उससे पहले एक बार रिवाइज करा देते हैं आपका कि जो यहाँ पे इंद्र देवता थे वो ऋग्वेद में सबसे इम्पॉर्टेंट देवता थे, और ये जो देवता थे वो वर्षा के देवता थे, इंद्र देवता। फिर उसके बाद अग्नि की बात की जाए तो ये मेडिएटर बिटवीन पुरुष, मतलब मैन एंड गॉड के बीच में मेडिएटर का कार्य करते थे। फिर यहाँ पे हो गया वरुण जो थे वो गॉड ऑफ सीजन चेंज एंड यहाँ पे देख सकते हैं समुद्र और ऋतु परिवर्तन के देवता थे वरुण। फिर विष्णु जो थे वो गार्जियन ऑफ वर्ल्ड थे, मतलब संसार के रक्षक थे।
और सोम जो थे वो गॉड ऑफ वेजिटेशन थे। फिर आगे देखते हैं तो लेटर वैदिक काल में क्या चीज़ें आती हैं। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं और साथ साथ में मैंने आपको पढ़ा भी दिया था, तो काफ़ी इजी होगा आपके लिए। देख सकते हैं कि लेटर वैदिक काल में ये सब चीज़ें पहले से पढ़ाई हुई हैं। जैसे प्रजापति बाद में इंपॉर्टेंट गॉड हो जाते हैं, जैसे लेटर वैदिक काल आता है तो इंद्र को रिप्लेस करके यहाँ पे प्रजापति इंपॉर्टेंट गॉड हो जाते हैं। फिर यहाँ पे रासु यज्ञ किया जाता है, रासु युग यज्ञ होता है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। फिर वर्णा सिस्टम होता है यहाँ पे, वन सिस्टम जो होता है वो बर्थ बेस्ड हो जाता है, ये सब चीज़ें। और गोत्र का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि कौन किस गोत्र से रिलेटेड है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे 2 कॉइन्स यूज होते थे, निस्क और सतनाम नाम, सॉरी सतमान नाम के। और फिर उसके बाद अगर ऋग्वेद की काल की बात की जाए तो यहाँ पे बार्टर सिस्टम चलता था। ये मैं आपको पॉइंट बताना भूल गई थी, तो अभी बता देती हूँ। ऋग्वेद में वाटर सिस्टम चलता था और जैसे जैसे लेटर वैदिक काल आता है तो यहाँ पे 2 कॉइन्स चलते हैं, निस्क और सतमान नाम की। फिर ऑक्यूपेशन इनका क्या था, तो ये लोग कृषि करते थे। ऋग्वेदिक काल में वो सब क्या करते थे कि एनिमल हस्बेंड्री था उनका मुख्य व्यवसाय, और यहाँ पे क्या हो जाता है, कृषि हो जाता है। तो फिर और चीज़ें देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी रिवर्स थी। ऋग्वेदिक काल में ये प्रश्न बनता है कि नदियों से बहुत ही प्रश्न बनते हैं कि कौन सी नदी जो थी वो सबसे पवित्र नदी मानी गई, किस नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार मिलता है, ये सब चीज़ें बनती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऋग्वेदिक काल की नदियों के बारे में कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिसका मेंशन किया गया है वो इंडस नदी है, सिंधु नदी। और सबसे पवित्र नदी जो मानते थे लोग, सरस्वती को मानते थे। सम इम्पॉर्टेंट रिवर की बात की जाए कि कौन कौन से थे, तो काबुल, जो अभी जिसे हम लोग काबुल बोलते थे, उसका पुराना नाम कुभा था। तो ऐसे प्रश्न बोलता है कि अभी जो पुरान ऋग्वेदिक काल में कुभा नदी थी उसका प्रेजेंट में क्या नाम है। वितिस्ता जो ऋग्वेदिक काल में था उसका प्रेजेंट नेम क्या है, तो आपको ऐसे बताना होगा। तो ये एक चार्ट है, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अभी जो काबुल नदी है ना, उसे हम लोग वैदिक काल में क्या बोलते थे, कुंभा नदी बोलते थे। फिर झेलम को हम लोग वितिस्ता बोलते थे। फिर चेनाब को हम लोग अस्किनी बोलते थे। रावी को हम लोग परुष्णी बोलते थे। सतलज को सतुद्री। फिर ब्यास को बिपाशा। फिर गंडक को सदानीरा। आप कोई ट्रिक लगा के कैसे भी आप चाहें तो याद कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ब्यास है, देखिए यहाँ पे व आ रहा है, फिर इसको मैंने ऐसे याद किया है कि यहाँ पे ब्यास है तो व, और यहाँ पे विपाशा, ऐसे करके मैंने याद किया था। आप चाहें तो कोई ऐसे ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं। बार बार अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपको वैसे भी याद हो जाएगा, ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर मेजर फिलॉसफी की बात की जाए कि उस कौन कौन से प्रवर्तक थे और कौन कौन सी फिलॉसफी, उस समय दर्शन कौन कौन से हुए, ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है एग्ज़ाम के लिए। और कई ऐसी फिलॉसफीज़ हैं, कई प्रवर्तक थे, लेकिन मैंने आपके लिए बस जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो सब चीज़ें निकाल के लाई हूँ। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे है फिलॉसफी और यहाँ पे है प्रोमोटर्स कि किस दर्शन के कौन से प्रवर्तक थे। तो योग दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो थे पतंजलि, सांख्य के कपिल, फिर न्याय के गौतम, फिर पूर्व मीमांसा के जैमिनी। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, इसमें लोग बहुत कन्फ्यूज होते हैं। आप इसको आराम से याद करिएगा और एक बार इसको नोट करके चाहे याद कर लीजिए, जो भी ट्रिक लगाइए याद कर लीजिए इसे। पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं और उत्तर मीमांसा के बद्रायण हैं। फिर वैशेषिक के उलुक या कणाद है, ये चीज़ें हो जाती हैं। चलिए आपको एक बार रिवीजन करा देती हूँ। योग के पतंजलि, तो अभी बाबा रामदेव जो हैं वो पतंजलि के प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, तो ऐसे याद कर सकते हैं। वो योगा भी करते हैं, तो ऐसे योग पतंजलि ऐसे याद कर सकते हैं। संख्या कपिल ऐसे याद कर लीजिए। फिर न्याय गौतम बुद्ध जो थे वो बहुत ही न्याय करते थे लोगों के साथ, तो ये ऐसे कुछ भी ट्रिक लगा के आप याद कर सकते हैं। पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बद्रायण, वैशेषिक उलुक कणाद। ओके, तो आज की वीडियो यहीं का ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिएगा।